1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर विद अवधेश। तो अभी तक हमने देखा कि हमने मैथ का परसेंटेज पूरा किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इस चैनल पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराएंगे। तो मैथ हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं और रीजनिंग भी हमने डाइस कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हम आज स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश होता ही है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप अगर ये सोचें कि आप इंग्लिश को इग्नोर कर कर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो आप किसी वहम में हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको इंग्लिश क्लियर करना ही है। और मैं आपसे ये कहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो आपका मेक और ब्रेक पोर्शन होता है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और इंग्लिश आप नहीं कर पाएंगे तो आपके नंबर बहुत ही कम आएंगे और आपके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को इग्नोर मत कीजिए, इससे डरिए मत। जब हम आपको पढ़ाएंगे हम आपको ऐसे समझाएंगे कि इंग्लिश से आपको डर खत्म हो जाएगा। जो लोग गांव से तैयारी करते हैं या जिन्होंने इंग्लिश स्कूल में शुरू से नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा इंग्लिश से डर लगता है, लेकिन हम आपका वो डर ख़त्म करेंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल ही आपको इंग्लिश में इतना समझा देंगे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन होगा उसको आप विद कॉन्फिडेंस कर सकेंगे। ओके, तो हमने जो आज का टॉपिक लिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये इसलिए लिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और आप देखेंगे कि अगर एसएससी के हम एग्ज़ाम देखें या रेलवे के एग्ज़ाम देखें तो इंग्लिश का जो पोर्शन आता है उसमें मैक्सिमम सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव इसी से आते हैं। तो हम आज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश में आपको जब हम समझाते हैं या सिखाते हैं या इंग्लिश आप जब भी सीखते हैं तो आप इसके रूल्स याद करते हैं। इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स होते हैं वो आप याद करते हैं। इस चैप्टर में सबसे कम रूल्स हैं, मुश्किल से 6 या 7 रूल हैं जो आपको याद करने हैं। याद भी नहीं करने, आपको समझने हैं। जब आप समझ जाएंगे, आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये चैप्टर आपके टिप्स पर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने ये चैप्टर पहले लिया है ताकि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इंग्लिश के वो हम कवर कर सकें। और देखिए, इस चैप्टर में हम क्या वो रखेंगे अप्रोच कि जहाँ पर गलती करता है स्टूडेंट, हम पहले वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे ताकि आप वो गलती करना बंद करें। जितना अभी तक आपने पढ़ा है, आपने समझा है, वो तो आपको याद रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो आप भूल जाते हैं, ताकि आपको वो सबसे पहले स्ट्राइक हो कि ये मुझे गलत नहीं करना। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आपने किसी अपने दोस्त से बात की, आप बात करके घर पर आए, अब आप उसके अपने घर वालों को उससे की हुई बातें बता रहे हैं। अब जो आप बातें बता रहे हैं वो आप 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो जो आपके दोस्त ने कहा आपसे वो आप एज इट इज उसके शब्दों में ही दोहरा दें, मतलब आपने उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, जो उसने आपको बोला एज इट इज आपने उसी के शब्दों को दोहरा दिया। तो ये होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसा डायरेक्ट आपने उसके, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एक कहावत होती है इंग्लिश में, कि जैसा आपने उसके मुंह से सुना वैसे ही आपने दोहरा दिया, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप जो सुनकर आए हैं, जो बात कर आए हैं, उसे अपने तरीके से बताएं, जो उसने कहा है उसको ग्रामेटिकली चेंज कर, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, इसमें मैंने 2 चीजें बोली हैं, आपने मार्क की होंगी। आप अपने शब्दों में बताएं और उसकी बात को ग्रामेटिकली चेंज कर। इसमें शब्द जो होंगे अब जो आप कहना चाहते हैं वो, लेकिन बात वही रहेगी, उसको चेंज करेंगे हम ग्रामेटिकली, जो ग्रामर अलाउ करता है उसके हिसाब से। अपनी मर्जी से हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं।
जो हमारा इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का व्याकरण, जो हमें रूल्स हैं उसके हिसाब से हमें अलाउ करता है कि आप ये चेंज कर सकते हैं, वो ही हम चेंज कर कर बताते हैं। देखिए हम एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। रामा said I am reading। ये रीडिंग में अंडरस्टूड होता है रीडिंग अ बुक। तो अब आपने ये बताया, आप अपने दोस्त रामा से मिले, रामा ने आपको बोला कि मैं पढ़ रहा हूं। अब आप आके किसी को बता रहे हैं कि रामा सेड आई एम रीडिंग। जो राम ने बोला वो आपने एज इट इज उसी के शब्दों में दोहरा दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डायरेक्ट। अब इसको आप जब अपने शब्दों में किसी को बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे? क्या लिखेंगे इसमें? इसमें आप लिखेंगे रामा सेड दैट ही वॉज रीडिंग या स्टडिंग या रीडिंग अ बुक, ये अंडरस्टूड होता है इसमें। तो अब आपने देखिए ये हो गया इनडायरेक्ट, क्योंकि अब आपने रामा ने जो कहा वो एज इट इज नहीं दोहराया, आपने अपने शब्दों में चेंज कर कर बताया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं कि हमने लिखा किस तरीके से है। रामा सेड, रामा ने कहा, तो ये हमारा जो होता है ये आप रिपोर्ट कर रहे हैं। इसको मतलब जो रामा ने आपको कहा अब आके वो आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको जो मेन वर्ब होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है आरवी? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो उसने कहा ये जो एपोस्ट्रोफीज के अंदर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आरएस क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से ये इसे रिपोर्टिंग क्लोज भी बोलते हैं। एक कॉलम से एक कोमा से सेपरेट किया जाता है और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको एपोस्ट्रोफीज के अंदर रखा जाता है। इसे इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, इनके अंदर रखा जाता है। ये लिखने का तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लिखते कैसे हैं। तो डायरेक्ट में तो हमने जो उसने बोला एज इट इज लिख दिया एपोस्ट्रोफी के अंदर। अब हमने क्या चेंज किया? अब इसमें ये देखिए आप, अगर हम देखें इसको, अब आपने क्या बोला कि रामा सेड। अब इसमें रामा तो बराबर रहा भाई, जिससे आप बात करके आए हैं सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रामा से बात करके आए और आप आगे बोले श्याम ने हमें बताया, नहीं होता ना। तो जो बोला गया है, जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग क्लोज का, वो सब्जेक्ट हमेशा सेम रहता है, ये एज इट इज उतारा जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब ये भी जिस टेंस में इधर होगा उसी टेंस में इधर होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है, जिस टेंस में डायरेक्ट में होता है उसी टेंस में इनडायरेक्ट में होता है। ये जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट, ये एक्स्ट्रा आता है इनडायरेक्ट में, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। जब हम ये कोलन और इन्वर्टेड कोमास को हटाते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड स्पीच, इनको जब आपस में मिलाते हैं, इनको जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है दैट होता है, दैट हम यूज करते हैं। कई जगह इस दैट को हम ओमिट करते हैं, वो जब हम केस आएंगे आपको बताएंगे कि कहां पर हमें दैट यूज नहीं करना है। लेकिन जनरल रूल है कि जब ये कोमा और ये हटता है तो यहां पर दैट आता है। अब यहां पर आई है, क्योंकि राम ने जब बोला तो वो फर्स्ट पर्सन में अपने बारे में बता रहा था, तो उसने आई का यूज किया। अब जब आप बात कर रहे हैं, आप किसी और को उसके बारे में बता रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है,
सेकंड पर्सन लिसनर होता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जब आप अपने किस घर पर आकर बताया रामा के बारे में, तो रामा यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में चेंज हुआ है। फर्स्ट पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। एम आई के साथ बी वर्ब क्या आता है, एम, वो थर्ड पर्सन वर्ब का जब हम देखते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, ये हम जब वर्ब करेंगे तब आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो ये थर्ड पर्सन की वर्ब आएगी, आज ये वाज आ जाएगा। रीडिंग ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब है, ये एज इट इज रहेगी। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम रहेगा और ऑब्जेक्ट मतलब जो इवेंट वो कर रहा था वो हमेशा सेम रहेगा। यहां पर रीडिंग एज इट इज रहेगा। अब देखिए आपने इन दोनों में समझ लिया कि क्या चेंज हुआ। रामा सेड आई एम रीडिंग, रामा ने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं। आपने आके बोला रामा सेड दैट ही वॉज रीडिंग, रामा ने कहा कि वो पढ़ रहा था। ठीक है, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये है प्रेजेंट टेंस में और यहां पर आपने यूज किया है पास्ट टेंस। ये किस वजह से, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, डायरेक्ट में। देख पा रहे हैं, ये सेड है तो ये सिंपल पास्ट में है। ये अगर पास्ट में है तो अंदर के टेंस भी चेंज हो जाते हैं। ये अभी हम आगे आपको बहुत आराम से समझाएंगे कि कहां पर हमारा पास्ट ये टेंसेस चेंज होते हैं और कहां पर नहीं होते हैं चेंज। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। डायरेक्ट में रामा सेड आई एम रीडिंग, इनडायरेक्ट में रामा सेड दैट ही वाज रीडिंग। इसमें हमने क्या चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, ये हमने आपको अभी ब्रीफ दिया। अब हम इन्हीं चीजों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे डिटेल में जाने से पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ मैं आपको देना चाहूंगा टेंसेस के बारे में, क्योंकि इसमें टेंस बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन से टेंस में है, जब चेंज होगा तो कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो उससे पहले आपको टेंस का एक आइडिया होना चाहिए। हालांकि जब हम आगे ग्रामर कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, तो जब टेंस हम पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तब आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि जितनी यहाँ पर जरूरत होगी वो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो हम एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं टेंस का। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं टेंसेस जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर टाइप के टेंस में 4 सब टाइप होते हैं, वो हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। देखिए प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट टेंस ये ऐसी चीजें होती हैं जो यूजुअली हो रही हैं या होती हैं, मतलब आप एट दिस मोमेंट कुछ बताना चाहते हैं, कुछ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी इवेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा होती है, या कुछ आपकी हैबिट है, ठीक है, या कोई आप किसी को एडजेक्टिव देना चाहते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है लाइक शी इज ब्यूटीफुल या आई एम लेट, या आपकी हैबिट है आई ब्रश माई टीथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो प्रेजेंट में एक जनरल स्टेटमेंट है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिट है, उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम कैसे पहचानते हैं, इसमें इज, एम, आर ये यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये यूज होता है। ठीक है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये राइज का फर्स्ट फॉर्म राइजेज वो इसमें यूज होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ऐसी इवेंट को बताने के लिए जो एट प्रेजेंट हो रही है। लाइक आई एम टेकिंग दिस क्लास,
अभी मैं ये क्लास ले रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अभी चल रहा है, ये इवेंट अभी पूरी नहीं हुई है। या आई एम रीडिंग अ बुक, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, अभी वो किताब पूरी नहीं हुई है। द स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर लंच, अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना लंच कर रहे हैं, अभी उनका लंच खत्म नहीं हुआ है। ऐसी इवेंट्स जो चल रही हैं एट प्रेजेंट, तो उसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसमें हम कैसा यूज करते हैं, इज, एम, आर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट क्या जो समझते हैं कंप्लीट, वो इवेंट जो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उन्हें कंप्लीट होने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मतलब आप बात तो कर रहे हैं प्रेजेंट की, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें चीजें कंप्लीट कैसे होगी। मतलब इसमें जो टाइम होता है, टाइम का एसेंस ज्यादा नहीं होता। जैसे आई हैव रीच्ड माई प्लेस, मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे पहुंचे। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूं कि मैं 6 महीने पहले पहुंच चुका हूं, नहीं। आई हैव रीच देयर मतलब मैं अभी यहाँ जस्ट पहुंचा हूँ। आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक मतलब मैंने अब ये किताब पढ़ ली है या कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसको अभी ज़्यादा टाइम दिया, मैंने जस्ट अभी ये किताब। आई हैव टेकन दिस टेस्ट, मैंने ये टेस्ट खत्म कर लिया है। ओके, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी देखिए, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में काफी कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। ये ऐसी इवेंट को बताने के लिए यूज होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी चल रही है। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम ऐसी इवेंट को डिस्कस करते हैं या बताते हैं जो अभी चल रही हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक आपको टाइम रेफरेंस मिलता है। लाइक आई हैव बीन लिविंग एट दिस प्लेस सिंस 1999, मैं इस जगह पर 1999 से रह रहा हूं। ठीक है, आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर लास्ट 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं। या आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट वीक, मैं इस किताब पिछले हफ्ते से ये किताब पढ़ रहा हूं। देखिए, इसमें हमने जितने भी सेंटेंस बोले हैं इसमें एक आपको टाइम रेफरेंस मिलेगा, सिंस लास्ट वीक, सिंस 1999 या फॉर लास्ट 2 आवर्स। इसमें जो है आपको समय का एक वो मिलता है रेफरेंस, तब ये चीजें स्टार्ट हुई हैं उस टाइम से, और लेकिन अभी चल रही हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसी चीजें जो कुछ समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, और वो कब स्टार्ट हुई हैं उसका हमें एक टाइम रेफरेंस मिलता है। तो यहां पर हो जाता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इसमें। अब देखिए, सेम यही टेंस हम यूज करेंगे पास्ट में, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब दे हैव कंप्लीटेड। ओके, इसमें हम क्या यूज करते हैं, वॉज, वर, ओके, या इसमें हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। ये सिंपल पास्ट की एक जनरल स्टेटमेंट है, अब कंप्लीट हो चुकी है। या आई एट माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमें ज्यादा टाइम रेफरेंस नहीं दिया होता है, इसलिए हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, वॉज, वर और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे इवेंट्स की जिस पॉइंट की बात हो रही है, जिस टाइम ऑफ रेफरेंस, जिस पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है उस पर वो चल रहे थे, अब वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में वो इवेंट्स
ऑन गोइंग थे, वो इवेंट्स चल रहे थे, कंप्लीट नहीं हुए थे। लाइक आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे, मैं कल एक मूवी देख रहा था और वो मूवी खत्म हो चुकी है, आज मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। आई वॉज रनिंग लेट, मैं उस समय मैं देरी से पहुंचा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ गया होगा आपको। पास्ट परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था, ऐसे इवेंट जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात कर रहे हैं वो उससे पहले कंप्लीट हो चुकी थी। समझ रहे हैं आप, जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे हम बात कर रहे हैं उससे पहले वो कंप्लीट हो चुकी थी। आई हैड रीच्ड हियर बिफोर द रेन स्टार्टेड, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, बारिश होने की। मैं बारिश होने से स्टार्ट होने से पहले यहां पहुंच चुका था, मतलब मेरा यहां पहुंचना हो चुका था। ठीक है। या द पैसेंजर हैड अराइव्ड बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के छूटने से पहले पैसेंजर पहुंच चुका था। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे इवेंट्स कि जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे हम बात कर रहे हैं वो उससे पहले स्टार्ट हुई थी और उस समय भी चल रही थी और उनके खत्म होने का कोई हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि वो कब खत्म होंगी। ही हैड बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 5 years, वो उस समय वहां पर 5 साल से रह रहा था, अब नहीं रहता, अब वो कहीं और जा चुका है। ठीक है। तो ऐसे ही हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए इसमें एक बात हमें समझनी है, ये दोनों ही सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों ही ऐसी इवेंट बता रहे हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन जब हम 2 या 3 इवेंट्स से की डील करते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं एक के बाद एक, तो जो सबसे पहले कंप्लीट हुई थी उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो सबसे लास्ट में कंप्लीट हुई है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। लाइक द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। इसमें 2 इवेंट हैं, डॉक्टर का आना और पेशेंट का मरना। पहले क्या हुआ, पेशेंट मर गया था, बाद में डॉक्टर आया, तो जो पेशेंट के मरने वाली इवेंट है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट और डॉक्टर के आने वाली इवेंट है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। ओके। अब ऐसे ही देखिए फ्यूचर में भी जब आप ये दोनों समझ गए तो फ्यूचर बहुत आसान हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है अगर किसी ने पास्ट समझ लिया, प्रेजेंट समझ लिया, तो फ्यूचर उसका ब्राइट है, आसान हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसी चीजें जो फ्यूचर के लिए निर्धारित हैं, मतलब अभी नहीं हो रही है लेकिन आने वाले समय में किसी टाइम पर वो होंगी, उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, या जो निश्चित इवेंट है। जैसे आप ये बोले इट विल रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, होगी या नहीं होगी, ये नेचर के ऊपर है। अगर आपको उसने बोला है मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने, कल बारिश होगी, तो आप ऐसे ही बोलेंगे कल बारिश होगी। जैसे आई विल विजिट अ टेम्पल टुमारो, मैं कल एक टेम्पल जाऊंगा, तो इसमें देखिए इसमें आपका कल जाना एक पहले से निर्धारित इवेंट है, आपने निर्धारण कर लिया, आपने पहले से सोच लिया कि कल मेरे को जाना है, तो आप उसको सिंपल पास्ट में बोलेंगे कि कल मैं जाऊंगा। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, विल ऑब्लिक शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसी इवेंट्स जो फ्यूचर में किसी टाइम पर चल रही होंगी, कंप्लीट नहीं होंगी। जैसे इट विल बी रेनिंग टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर में बारिश हो रही होगी। या आई विल बी विजिटिंग या आई विल बी सिटिंग एट
माई होम टुमारो आफ्टरनून, कल मैं अपने घर पर बैठूंगा दोपहर में। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर में उस टाइम पर खत्म हो चुकी होंगी। द रेन वुड हैव स्टॉप्ड एट दैट टाइम, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय इवनिंग, कि जो बारिश है वो शाम तक रुक जाएगी। ओके, या जो ऐसी इवेंट है जो सुबह स्टार्ट होगी और शाम तक खत्म हो जाएंगी, इट विल बी सॉरी, इसमें जैसे क्या होगा कि आई विल हैव रीच्ड योर प्लेस बाई इवनिंग टुमारो, मैं कल शाम तक आपके घर पहुंच जाऊंगा। तो जैसे मतलब ये निश्चित इवेंट है और उस समय वो खत्म हो चुकी होगी। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए ऐसे ही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसी इवेंट्स जो जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं उस समय तक उनका कुछ टाइम पूरा हो चुका होगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई होंगी। ओके, लाइक आई वुड हैव बीन लिविंग एट दिस प्लेस फॉर 4 years ऑन 30th ऑफ दिसंबर, कि 30 दिसंबर को मैं यहाँ पर 4 साल तक रह चुका होऊंगा। मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है, लेकिन आप फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। आपने ये देखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम रेफरेंस जरूर आता है। तो यही हम यहीं से पता करते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूअस एक जनरल स्टेटमेंट होती है कि इवेंट चल रही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम रेफरेंस आता है कि कब से चल रही है या कब तक चल रही होगी। ऐसे ही इसमें विल शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके दोस्तों, तो ये हमारा टेंस का ब्रीफ है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर किसी के 4-4 पार्ट हैं, तो टोटल 12 टेंसेस हो गए, 12 टाइप के हो गए टेंसेस। ये आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रेडी रेफरेंस के लिए। ये आपको क्लियर हो जाएंगे तो आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, इसको आप समझिए और हम चलते हैं अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं अब। रामा सेड आई एम बिजी। एक छोटा सा एग्जांपल है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एपोस्ट्रोफी लगे हुए हैं, कॉलम लगा हुआ है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये है डायरेक्ट स्पीच। अब जिसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसके कुछ रूल होते हैं, 1 by 1 हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हम देखते हैं सबसे पहले कौन से टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसके सारे टेंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये इसके हिसाब से पास्ट में चला जाएगा। ये फ्यूचर में है, अगर विल है तो उसकी जगह वुड यूज करेंगे, शैल की जगह शुड यूज करेंगे, वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। बस हमें ये देखना है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसके टेंस के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, रामा का रामा एज इट इज रहेगा, सेड दैट आ जाएगा, कंजंक्शन ये हटा के हम कंजंक्शन लगा दें दैट। आई की जगह ही वॉज बिजी। इसमें हम लगाना चाहे तो हम
एक वो भी लगा सकते हैं बिजी देन। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, मतलब आपका जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बिजी जो होता है ये एक टाइम के रेफरेंस में होता है, तो इसलिए हम अगर आइडियल वो देखेंगे सेंटेंस तो हमें यहाँ पर देन लगाना चाहिए कि वो उस समय बिजी था। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बिजी ही रहेगा बोलने के बाद, लेकिन जिस समय बोला उस समय बिजी था, इसलिए हम यहाँ पर देन लगाना चाहिए। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके सेंटेंस में कोई कमी नहीं है। ये आप समझ गए। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि रामा सेड आई एम बिजी, और उसको हमने चेंज कर दिया रामा सेड दैट ही वॉज बिजी। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है एग्जाम में, सब क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे आई एम बिजी देखा, सीधा बदल देगा ही वॉज बिजी। वो ये देखता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है। वो क्या होता है कि अगर ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में दी है तो चेंज नहीं होगा। ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है कि बच्चे ने बिना सोचे समझे देखा कि अच्छा प्रेजेंट का तो पास्ट बन जाता है, ही वॉज बिजी लिख दिया, उसने ये देखा नहीं। अब यहीं पर अगर लिखा होता है रामा सेज आई एम बिजी तो हम उसको तब ये चेंज नहीं करते, हम ये लिख रहे हैं सीधा रामा सेज ही इज बिजी। अभी हम आपको वही और एग्जांपल से समझाते हैं कहां पर चेंज नहीं होता। सबसे पहला रूल आप ये नोट करिए, इसको हम हटा देते हैं। ओके, ये तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहला अगर मैं आपको कोई रूल दिखाना चाहूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसे मैं बोलता हूं, जो सबसे पहला रूल है, स्टार मार्क करके लिखिए। इफ द reporting verb is in present tense, the tenses of reported speech do not change। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते। मार्क कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस देन टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में मैक्सिमम गलतियां होती हैं, इसीलिए सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके हम अब कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए, इस रूल का पहला एग्जांपल है, ही सेज आई एम अनवेल। वो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, आई एम अनवेल, कुछ चेंज नहीं होगा। क्या बनेगा इसका, ही सेज दैट, दैट जरूर लगेगा कंजंक्शन, दैट ही, आई का ही हो जाएगा, एम का इज अनवेल। समझे मैंने क्या बोला, टेंसेज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। ये नहीं बोला कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी, रिपोर्टेड स्पीच तो चेंज होगी लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन आएगा, वर्ब इसी के हिसाब से लगेगी, लेकिन रहेंगे जिस टेंस में बोला गया है उसी टेंस में। ओके, इसमें ये कंफ्यूजन मत कर देना कि सर ने बोला था ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज तो होगा, आई का ही होगा, यू का यू रहेगा, एम का वाज, वर, इज, वो सब हो जाएगा जो ग्रामर बोलता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ बोल दिया कि ये चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दोगे, ही एम अनवेल कर दोगे, नहीं।
आई इज अनवेल कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, चेंज नहीं होगा। यहां पर आप लिख दो ही सेज दैट आई एम अनवेल, गलत, क्योंकि अब आप उसके शब्द नहीं दोहरा रहे हो, अपने शब्दों में बता रहे हो। तो यहां पे अगर आपने लिख दिया आई एम अनवेल तो इसका मतलब हो गया कि आप बीमार हैं, जिसने बोला है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अगर यहां पे होता रामा सेज आई एम अनवेल तो आप यहां पे लिखते रामा सेज दैट ही इज अनवेल। अब अगर यहां पर आप एज इट इज लिखने रामा सेज दैट आई एम अनवेल, मतलब रामा कह रहा है कि मैं बीमार हूं, बोलने वाला बीमार हो गया, बताने वाला, रामा नहीं। तो वो चेंज नहीं, वो गड़बड़ नहीं करना है। जो ग्रामेटिकली चेंज होना है वो तो होना ही है, सिर्फ टेंस अनचेंज रहेगा। जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं, ही सेज माई मदर इज कुकिंग फूड, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जैसा कि हमने लिखा है कि इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ही सेज दैट, बाकी चीजें तो चेंज होंगी ग्रामेटिकली। माई चेंज हो जाएगा हिज में, क्योंकि यहां पे ही है। अगर यहां पे शी होता तो यहां पर हर आता। मदर टेंस चेंज नहीं होगा, इज है प्रेजेंट में, मदर सिंगुलर है तो यहां पर इज ही आना चाहिए ग्रामेटिकली, तो इज रहेगा, इज कुकिंग फूड। ओके, फुल स्टॉप। समझ गए आप? टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन बाकी चीजें ग्रामेटिकली चेंज होंगी। ही सेज दैट हिज मदर इज कुकिंग फूड। ओके, इसमें हम देखते हैं, ये सेकंड एग्जांपल था, ये थर्ड है। डॉक्टर सेज दैट, अब देखिए समझिएगा इस बात को, इन दोनों एग्जाम्पल में आपको ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये अंदर वाली जो टेंस है वो प्रेजेंट रहेगा, अगर बाहर प्रेजेंट है तो नहीं, जो अंदर टेंस है वो वही रहेगा। मैंने कहा टेंस चेंज नहीं होगा। द पेशेंट डाइड, यहां पे अब डाइज नहीं लिख सकते या डाई नहीं लिख सकते, जिस टेंस में बोला गया है वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहां पे प्रेजेंट है तो हम यहां पे भी प्रेजेंट ही लिखेंगे, जो टेंस हमें डायरेक्ट में बोला गया वही इनडायरेक्ट में रहेगा। डाइड इन द नाइट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो इसका अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये चीजें। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर 4। He says I have read this book. ओके, अब इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, देखिए ये सेज है तो हम यहां पे लिखेंगे ही सेज। अब देखिए प्रेजेंट में जब होता है तो आप इस दैट को यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में आपका सेंटेंस ठीक रहता है, उसमें आपको ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन मॉडर्न जो बुक्स आ रही हैं उसमें नॉर्मली ओमिट कर देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको यूज कर भी सकते हैं। ही सेज, अब आई की जगह ही, हैव की जगह अब यहां पर क्या आएगा, ही के साथ हैज रेड दिस बुक। अब इसमें एक बात समझने वाली बात है, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब हम आगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, हम चेंज करने वाला पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये एग्जांपल एक बार दोबारा से याद दिलाऊंगा कि इसमें हमने एक चीज, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, वो जो हमने एक पॉइंट इसमें है इंपॉर्टेंट, जब हम आगे डिटेल में
चेंज करने वाला पढ़ेंगे जिसमें ये टेंसेस चेंज होते हैं, तब हम उसको डिस्कस करेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा। इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। ही सेज ही हैज रेड दिस बुक, खत्म। ओके, जैसा लिखा था वैसा ही हमने लिख दिया। तो ये थे हमारा फर्स्ट रूल, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो अब हम यहां तक कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत गलती करते हैं इसलिए हमने पहले ये लिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये वीडियो आप एक बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो दोबारा देखिएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कहां पर चेंज करना है कहां पर नहीं। अगर प्रेजेंट में है तो अंदर टेंस चेंज नहीं करना है, बाकी चीजें चेंज होंगी। अब हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल नंबर 2। अब देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज इफ द स्टेटमेंट इज स्टिल रेलिवेंट और इफ इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। वी कैन चूज टू चेंज और रिटेन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या क्या बोल दिया अंग्रेजी में, पहले बोल रहे हैं कि चेंज नहीं होता, फिर बाद में बोल रहे हैं वी कैन चूज। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली गई है जो आज भी लागू है या वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड या टीचर टोल्ड सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते द टीचर टोल्ड सन रोज इन द ईस्ट, नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज भी जो सूर्य है, जो सन है, वो ईस्ट में ही उगता है। इट राइजेज इन द ईस्ट ओनली, वो चेंज नहीं हुआ। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी नेचर का जो ट्रूथ है उसको बदल नहीं सकते। द वाटर इज ब्लू, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते वाटर वॉज ब्लू, ठीक है। या अर्थ इज राउंड, आप ऐसे नहीं बोलेंगे अर्थ वॉज राउंड। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई ऐसी इवेंट जो आज भी रेलिवेंट है, मतलब उस समय बोला गया कि भारत एक महान देश है, तो अब आप उसको चेंज ऐसे, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो आप उसको ये नहीं चेंज करेंगे इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री। वो अगर स्टिल रेलिवेंट है तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अब इस रूल के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये जो इवेंट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदल नहीं सकता है, ना कभी बदला है ना आगे बदलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी रुक जाएगी अब सूर्य उसके चक्कर काटने लगेगा, नहीं। जो पृथ्वी है वो ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वही उसकी परिक्रमा लगाती है, तो जो ट्रूथ है वो वही रहेगा। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, द टीचर सेड, ओह ये तो पास्ट टेंस आ गया, अंदर का सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब क्या लिख देंगे, द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चेंज नहीं होता। तो इसका क्या होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ revolves around the sun। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो एज इट इज रहेगा। समझ गए आपको? ऐसा नहीं कि यहां पे देख के आप इसमें लिख दें द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, नहीं, यहां पर रिवॉल्व्स अराउंड द सन ही आप लिखेंगे। सेकंड है शी सेज संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। सॉरी, यहां पर सेज की जगह आप लिख लीजिए सेड। शी सेड संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब ये एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। जिसने बोला है उसको संस्कृत टफ लगती है, तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको तो ये आज भी टफ ही लगेगी, ठीक है। तो ये स्टिल रेलिवेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम इसको, लेकिन अब देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है वी कैन चूज टू चेंज और रिटेन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं
और आप अगर चाहें तो इसके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये स्टिल रेलिवेंट है। तो हम इसको अगर हम ये लिखें, शी सेड दैट संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये भी ठीक है। और यहीं पर आप अगर लिखना चाहें, शी सेड दैट संस्कृत वॉज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये भी ठीक है, क्योंकि आप इसके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप प्योर इंग्लिश, एक प्योर ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है एज पर ग्रामर, उससे देखें तो यहां पर इज लगाना ज्यादा सही है। लेकिन अगर आप इसमें वॉज भी लगाते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसमें एज इट इज रखें। लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन में आंसर में इज की जगह वॉज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज दिया हुआ इज नहीं है, तो आप वॉज पर भी लगा सकते हैं, ठीक, आपका ठीक होगा। और इज है तो आपको इज पर लगाना है। अब ये देखिए, द फिलोसफर सेड दैट गुड मैन, यहां पर प्लूरल वाला मैन आएगा तो ई आना चाहिए यहां पर, गुड मैन गो टू हेवन, गुड मैन। अब यहां पर आप इस रूल के हिसाब से गो टू हेवन भी लिख सकते हैं या वेंट टू हेवन भी लिख सकते हैं। तो हम आपको दोनों ही ऑप्शन यहां लिख देते हैं, गो ऑब्लिक वेंट टू हेवन। अब आप ये कहेंगे तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि आपका जो प्योर ग्रामेटिकल इंग्लिश है उसके हिसाब से आप देखिए रिपोर्टेड, ये स्टिल रेलिवेंट है। ऐसा तो नहीं है कि पहले जो थे अच्छे लोग स्वर्ग में जाते थे अब अच्छे लोग नरक में जाने लग गए, ऐसा नहीं है। जो है ये स्टिल रेलिवेंट है। तो यहां पर आपको द फिलोसफर सेड गुड मैन गो टू हेवन ही लिखना चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन में गो टू हेवन नहीं वेंट टू हेवन लिखा होगा तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला रूल भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्टार्ट किया, हमने ये समझा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। फिर हमने एक टेंस का ब्रीफ लिया क्योंकि ये अभी आगे हमें काफ़ी काम आएगा। फिर हमने दो रूल्स पढ़े जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और बहुत ही वाइडली यूज होने वाले रूल हैं। इन दोनों रूल्स पर बहुत मिस्टेक होती हैं। देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था हम ऐसे काम करेंगे कि आपकी गलतियां पहले सुधारेंगे। इन दोनों रूल्स में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले ये रूल डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो सबसे कॉमन टाइप है जो एग्जाम आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अंदर कुछ रिपोर्टेड स्पीच है, वो चेंज करनी होती है, तो उसके क्या रूल्स होते हैं, 5-6 रूल्स होते हैं, वो हम आपको कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब भी हम करेंगे। और आपको इस तरह से बताएंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल होगी। आप इसको देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा देखिएगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप 2 बार देखने में आपके सारे जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।